पहले डायरेक्शन सेंस ही पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन सेंस, इसमें कुछ चीजें आपको पहले से पता है, मतलब कॉपी पे किस किस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ये चीजें। उसके बाद आप देखोगे इसके एकदम मिड में 45 डिग्री पे ये वाली जो लाइन है, ये डायरेक्शन जो यहाँ से बिल्कुल इसके मिड में है, कितने एंगल पर? 45 डिग्री पे। क्या डायरेक्शन इसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल 45 डिग्री पे होना चाहिए, नॉर्थ से भी 45 और इधर से भी 45। ये 90-91 एंगल है। जो ईस्ट और साउथ के बिल्कुल मिड वाली लाइन है, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बिल्कुल मिड वाली जो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली लाइन जो यहाँ से भी 45 एंगल बना है, इधर भी 45, ये आपको पता है पहले से भी। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये रेलवे में आपको बहुत नाम ये मिलता है, ठीक है। इस डायरेक्शन की बात करें हमारे बहुत पास, आवाज आ रहा है। सब लोग अनम्यूट हो जाएं। हाँ, अब आवाज नहीं आएगी। जिसको जिस समय आपको लगता है कुछ पूछना है ना, उस समय अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछिए, और फिर जब लग रहा है कि हाँ अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस समय अनम्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए, सॉरी। ये डायरेक्शन सबको पता है। ये क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हम लोग को ये, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबको आता है, पहले से भी आता है, सब लोग यूज कर रहे होते हैं। हम लोगों को 2-3 चीजें और इसमें ऐड करनी है जल्दी से। कौन कौन सा डायरेक्शन? इसमें मैं उसको अलग बना दे रहा हूँ, अलग बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन की बात करें, इसके अलावे भी मान लीजिए इस वाले डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? जो ये हो गया हमारा पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन पढ़ेंगे? हमें बहुत बार वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पर है, 40 डिग्री एंगल पर है, 20 डिग्री एंगल पर है, इस तरीके के वर्ड आएंगे। तो ईस्ट से इस तरफ, किसके तरफ? नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का हमारे पास ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को जो पढ़ना होगा, किधर से किधर है ये? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एन मैं लिख रहा हूं नॉर्थ के लिए, पूरा नाम लिखना होगा तो लिखिए, क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और पढ़ने का तरीका इधर से होगा, क्या होगा? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो पूरा नाम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सिंबल से किसी को डाउट नहीं है ना? एन लिख रहा हूं मैं नॉर्थ के लिए और ई लिख रहा हूं ईस्ट के लिए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को अगर मुझे लिखना होगा, ये वाला एंगल है 40 डिग्री, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? अब इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ वेस्ट नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं जो वेस्ट और साउथ के बिल्कुल मिड वाली लाइन हमारे पास जा रही है, ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। लेकिन अगर साउथ से 40 डिग्री और वेस्ट से कितने डिग्री पे? 50 डिग्री पे इस साइड हमारे पास ये एंगल है, तो ये है हमारे पास साउथ से वेस्ट की तरफ 40 डिग्री, तो इसको पढ़ेंगे इस डायरेक्शन को 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझ में आ रहा सबको? और इसको ऐसे पढ़ना होगा, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो साउथ से वेस्ट की तरफ 40 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, इसको और लिखना चाहे इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? इधर से ये वाला एंगल कितना होगा? ये 40 होगा, तो इधर से ये 50 डिग्री होगा। इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री, सेम इसी डायरेक्शन को 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है किसी को तो। मोनिका, ये वाला डायरेक्शन बताइए कितना होगा? ये वाला एंगल है लेट से 50 डिग्री, नॉर्थ से इधर 50 डिग्री, इस डायरेक्शन को क्या पढ़ेंगे?
नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री है, इस डायरेक्शन को क्या पढ़ेंगे, कौन सा डायरेक्शन? 50 degree of west to north. West of 50 north. डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ में आ रहा? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री, और इधर से पढ़ना होता तो ये होता 40 डिग्री। सेम इसी डायरेक्शन को क्या पढ़ सकते थे, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। किसी को डायरेक्शन वाले में इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से पता थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और उसके अलावा बाकी ये डायरेक्शन हो जाती है। तो आप एक कॉपी पे इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने की हमें जरूरत पड़ती है, बिकॉज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर, तो आप देखोगे वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में बोलेगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर साउथ के साथ 25 डिग्री पे है, कोई वेक्टर वेस्ट के साथ इतने डिग्री पे है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमें आएगा, तो ये आना चाहिए हम लोग को। जल्दी से हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस देखा, इसमें 2 डायरेक्शन और हम लोग को मार्क करने हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. आपको लगेगा कि अगर फास्ट हो रहा है तो बता दीजिएगा, हम लोग थोड़ा और स्लो चलेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये मैं रब तो कर रहा हूँ, नोट्स शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस भी करनी थी। नोट्स क्लास के साथ में, ऑनलाइन क्लास के साथ लिखवाया जाएगी, नोट्स क्लास के बाद आपको शेयर हो जाए? Sir, class के बाद. हाँ, उसमें दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, बस ऑनलाइन क्लास में पैरेलली करने पे थोड़ा स्लो हो जाएगा, और चूंकि हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं तो मे भी बहुत लोग लिखेंगे भी नहीं और हम देखने भी नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन अभी से, आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा चल रहा था, ये भी उसी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से सबके नोट्स बनने चाहिए। नोट्स तो आपको पहले वाले भी हैं तो बेहतर चीजें है, लेकिन यहाँ से आपका प्रॉपर नोट्स बनना शुरू होना चाहिए फिजिक्स का। बिकॉज देखो, आपका नोट्स अगर अच्छा बना होता है तो ये आपको अभी के लिए नहीं, बाद में आपको काफी हेल्प करता है। अगर आप जेई की, नीट की, किसी चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फाइनली जब आपका नोट्स जो खुद से आपका अपना बनाया होता है, उसमें आप थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन बेहतर है, चैप्टर कंप्लीशन के बाद उन क्वेश्चंस को आप ऐड करते हुए चल सकते हैं। तो आपका खुद का नोट्स होगा तो आपको बाद में वो काफी हेल्प करता है। ठीक है, 2 डायरेक्शन और होते हैं, ये तो हो गया आपके कॉपी पे, मतलब उस प्लेन पे रिप्रेजेंट करने वाले डायरेक्शन। और अगर हमें 3D डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी से ऊपर और कॉपी के अंदर के डायरेक्शन को, लेट्स से अभी अगर आप टेबल पे देख रहे होंगे, टेबल जहां बैठे होंगे, तो टेबल के नीचे के डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को आप देखोगे कॉपी पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और कॉपी से ऊपर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे लिए हो गया ये बोर्ड। ऐसे समझिए कि कोई एक एरो अगर इस बोर्ड से बाहर निकलता हुआ है तो एरो का केवल कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? एरो का केवल पॉइंटेड पार्ट दिखाई देगा, एरो का केवल पॉइंटेड पार्ट। तो 2 डायरेक्शन और होते हैं, एक होता है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, मतलब ये हम लोग इस प्लेन पे बना रहे हैं, ये बोर्ड वाला प्लेन हो गया, तो इस डॉट को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये इनटू द प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। डॉट, डॉट का मतलब ऐसे समझिए, एक एरो इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, एरो का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? केवल पॉइंटेड पार्ट। तो आउट ऑफ द प्लेन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। तो ये डॉट डायरेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और ऐसे समझिए, एरो अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है, या फिर आप कॉपी पे बात कर रहे हैं, तो एरो अगर कॉपी पे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो एरो को पीछे से देखोगे ना तो उसपे कैसा साइन होता है? क्रॉस का, जिसको खींच के आगे भेजा गया होता है। तो अंदर की तरफ जाएगा और उसकी लेंथ आपको दिखाई नहीं देगी, पीछे का केवल क्या दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा। तो ये वाला डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्रॉस Into इनटू Into द। the plane. तो हमारे पास एक प्लेन में अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा वो हो गया था, और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होगा तो आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। और इनटू द प्लेन डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cross. क्रॉस से। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. तो ये रहा हम लोग का डायरेक्शन सेंस, मतलब डायरेक्शन को अगर कॉपी पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। रितांशु, कोई डाउट है? चलिए ठीक है।
डायरेक्शन सेंस के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पढ़ना हम लोग को है वेक्टर। अच्छा, वेक्टर पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। ऑल दो फिजिकल क्वांटिटी एक पूरा कंप्लीट चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं, और जो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भी फिजिकल क्वांटिटी के अलजेब्रा के बारे में ही वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हाँ, ये वेक्टर हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं आज से। वेक्टर ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में इसका रोल है। वेक्टर एक तरह से समझिए कि टूल हो गया, मैथमेटिकल टूल जो हर चैप्टर में यूज होगा ही होगा। तो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिट डायमेंशन, और फिर हम लोग का मोशन के साथ कंटिन्यूअसली ये टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको भी मान सकते हैं कि ये भी आपके बोर्ड जेईई नीट का अलग, क्योंकि इसके क्वेश्चन इंडिविजुअल के अलग से आते भी हैं। वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आपको एज इट इज अकेले इससे भी आ जाते हैं, दूसरे के साथ तो आते ही हैं, इनका खुद का क्वेश्चन भी आता है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, इधर देखिए, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके क्या बोलते हैं उनको, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप मास को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर Yes, सकते sir. हैं, तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर मेजर हो सकता है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम मेजर हो सकता है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग सबको समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल्ड में और पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डायमेंशन में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग बेसिस पे ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसका एक कैटेगरी जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी पे। तो मैं जल्दी से जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ना वहां पे आ जा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी, डिफिनीशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, डिफिनीशन में आपको क्लास के बाद नोट्स में ही शेयर कर दूंगा, जैसे कि आप लोगों ने बोला, जहां डाउट होते जाएगा बोलते चलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल जो आप पढ़ सकते हैं, मास, लेंथ, ये सब मेजर कर सकते हैं। मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, जो चीज मेजर कर सकते हो, वर्क डन मेजर कर सकते हो, एक्सेलरेशन मेजर हो सकता है। ये सब कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपको अगल बगल कुछ भी दिख रहा है जिसको मेजर किया जा सकता है, सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्से में कैटेगराइज करेंगे, एक होगा वेक्टर, एक होगा वेक्टर और दूसरा होगा स्केलर। जितनी फिजिकल क्वांटिटी है दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे हम लोग। एक क्वांटिटी तो है नहीं, पूरा मैं ज्यादा लिख दे, फिजिकल क्वांटिटी जितनी क्वांटिटीज होंगी उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, वेक्टर्स की कैटेगरी में और स्केलर्स में। अब ये हैं क्या क्या, इस पे बात करते हैं। आप देखोगे बहुत जगह पर आपको एक और क्वांटिटी दिख जाएगी, टेंसर। वेक्टर, स्केलर और टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है और थोड़ा उसका रोल अलग है। अगर समझना भी होगा ना तो कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मैं टेंसर, क्योंकि टेंसर का जो एक आध एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग आपको टेंसर को बताया जाएगा। ऑल दो आपके सिलेबस में डायरेक्टली टेंसर मेंशन नहीं है। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या करेंगे, दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब समझते हैं वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है। पहली चीज है कुछ कुछ एग्जाम्पल से, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको मान लीजिए घर वाले भेजे दुकान से जाके 10 केजी चावल लेके आइए, तो चावल तो मास हो गया, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। आपको बोला गया 10 केजी चावल, तो आपको ये अमाउंट बताया गया ना, अमाउंट। तो फिजिक्स में ये जो अमाउंट है ना, आप अमाउंट बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या नाम होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कुछ एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर इनकी कैटेगरी पे आ जाएंगे हम लोग। जैसे आपको बोला जाए
कि 10 kg चावल आपको लेके आना है, तो दुकानदार से जाके आप केवल अमाउंट बताते हो कि डायरेक्शन भी बताते हो? आप दुकानदार को बोलोगे कि 10 kg चावल दीजिए, दुकानदार आपको 10 kg चावल देना, आपको कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 kg चावल नॉर्थ की डायरेक्शन में देना है। इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा, जो आपको अभी समझ के भी लग रहा है। तो अगर हमें मास को एक्सप्लेन करना है, मास 10 kg चावल क्या है? मास है। मास मेजर किया जा सकता है, तो मास कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। मास को एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, तो ये किस कैटेगरी में रखेंगे इसको? स्केलर। स्केलर। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे आपसे कोई टाइम पूछता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है। टाइम पूछता है 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, आप उसके साथ डायरेक्शन बताना जरूरी समझते हैं, नहीं समझते हैं? नहीं समझते। आपसे पूछता है कोई कितने बजे हैं, तो आप बोलते हो 11 o'clock हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है, 4 o'clock हो रहा है। आप कभी नहीं बोलते हो कि 4 o'clock साउथ की डायरेक्शन में, 4 o'clock ईस्ट की डायरेक्शन में, ऐसा वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आप अगर अगले को बता रहे हो कि अभी 4 o'clock हो रहा है, यानी कि आपने टाइम का क्या बताया? मैग्नीट्यूड, और अगला कंप्लीटली समझ गया। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट, न्यूमेरिकल वैल्यू। उस वैसी क्वांटिटी को किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसको मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए केवल उसकी अमाउंट की जरूरत पड़े हमारे पास, उस क्वांटिटी को किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर की कैटेगरी में। स्केलर का थोड़ा बहुत आइडिया पड़ रहा है सबको? ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं पहले। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, और आपके दोस्त के घर के पहले कोई चौराहा पड़ रहा है। आपको बताया गया कि हाँ, चौराहे पे आना तो हमको कॉल करना, वहां से मैं आपको बता दूंगा, मेरे घर पे आ जाना आप। मान लीजिए आप इस चौराहे पे पहुंच गए हैं और अपने दोस्त को फोन लगा रहे हैं। आपका दोस्त बोला कि चौराहे से 100 मीटर पे मेरा घर है। कितने दूरी पे? 100 मीटर। 100 मीटर, चौराहे से 100 मीटर पे। तो उसने क्या अपना एड्रेस बताया? नहीं सर। हाँ, एड्रेस ही तो बताया। आपने पूछा कि कहाँ पर आना है, तो उसने बोला कि चौराहे से 100 मीटर पर। वो अपना एड्रेस बता रहा। फिजिक्स में एड्रेस को पोजीशन बार बार बोलेंगे हम लोग। फिजिक्स में एड्रेस को क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन यानी कि वो जगह। एड्रेस भी वही मतलब होता है। तो उसने अपना बताया, एक्चुअल में वो क्या बता रहा है? पोजीशन। तो क्या उसने अपना सही लोकेशन बता दिया? आप देखिए, चौराहे से 100 मीटर, इधर भी जा सकते थे क्या? इधर से भी तो आ सकता है। इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। अच्छा, तो पोजीशन के लिए उसने अपना क्या बताया? अपना एड्रेस बताया। एड्रेस यानी कि पोजीशन। पोजीशन बताने के लिए उसने क्या आपको दिया? मैग्नीट्यूड दिया, अमाउंट बताया। 100 मीटर अमाउंट हुआ ना, दूरी, मैग्नीट्यूड। तो उसने दूरी का अमाउंट बताया, चौराहे से कितने दूर पे है। लेकिन क्या ये पोजीशन मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली एक्सप्लेन हो रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा, अगर वो ऐसा एड्रेस बताता कि चौराहे से 100 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में आने पे मेरा घर है, तो क्या उसने अब एग्जैक्टली सही लोकेशन बता दी अपनी? यस सर। अब आप क्या होगा, चौराहे से 100 मीटर आगे बढ़ोगे नॉर्थ की डायरेक्शन में, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ पहुंचोगे और यहाँ आपके दोस्त का घर मिल जाएगा आपको। तो अगर मुझे पोजीशन बताना है, तो पोजीशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताने की जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन। तो एड्रेस या पोजीशन मेजर किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी है। पोजीशन किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी? पोजीशन भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं। एड्रेस, जगह मेजर किया जा सकता है, तो पोजीशन मेजर हो सकता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी में ये स्केलर की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सबको समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से किस तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है, स्केलर और वेक्टर की कैटेगरी में। इसमें कोई डाउट किसी को? निखिल, गैलेक्सी A10। सर। हाँ, तुम्हारा नाम मैं गैलेक्सी A10 ही बोला करूंगा। नाम रीनेम करके सही नाम से ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक एक करके डिफिनीशन लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे स्केलर्स की डिफिनीशन में?
ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड हमारे लिए चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होगा, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, बहुत सारी चीजें हैं, टेम्परेचर। ये धीरे धीरे आपको सब पढ़ना है। ये जितनी क्वांटिटी आपके बारे में यहाँ लिखी जा रही है, सबके बारे में हमें आगे चल के थोड़ा बहुत या डेप्थ में सबके बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर, और भी क्वांटिटी है, वर्क डन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। वर्क डन, स्पीड तो हो ही गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आप पढ़े हो। डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है ना, क्लास 9th में पढ़ाया गया है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में पढ़े हो सब लोग? यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता था, लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप इधर से इधर जा रहे थे, एक्चुअल पाथ लेंथ हमारे पास होता था। तो डिस्टेंस में केवल अमाउंट से मतलब होता है, हम लोग को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। तो डिस्टेंस किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्केलर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ढेर सारी क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? इनफाइनाइट है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। उनमें से स्केलर्स भी बहुत सारी हैं और वेक्टर भी ढेर सारी हैं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर वाली कैटेगरी में। वेक्टर उन क्वांटिटी को बोलेंगे, अब इसको ढंग से समझिएगा, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और एक और भी चीज चाहिए। 3 चीजें जरूरी हैं। अभी तो मैंने आपको केवल बताया था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का, लेकिन किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिसको मेजर कर सकते हैं, वैसी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट, वैल्यू, डायरेक्शन, और साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर एडिशन लिख दीजिए। वेक्टर एडिशन के लॉ को क्या करे? फॉलो करे। समझ में आ रहा है क्या? अब ये वेक्टर एडिशन का लॉ क्या है? अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं ना, वो स्केलर एडिशन है। अभी तक हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ये पढ़ते आए हैं, ये स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अमाउंट का ही केवल हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, और ऐड करते हैं, 4 2 न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करते हैं। अब आपको एक अलग तरीके का भी एडिशन पढ़ाया जाएगा, जिस एडिशन को क्या बोलेंगे? वेक्टर एडिशन। एक अलग तरीके का आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। उसमें भी 2 कैटेगरी होगी, एक होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके अंदर ये 3 कैटेगरी होगी, तभी 3 चीजें होनी जरूरी है। मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करे? फॉलो करे। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। नो सर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको, आप लोग करंट के बारे में पढ़े हैं? करंट, यस सर। करंट को मेजर किया जा सकता है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। करंट के पास, जब करंट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो इसके पास होता है, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन नहीं करता है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो वेक्टर होने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे अगर उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन करने, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और साथ साथ वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो स्केलर और वेक्टर में अगर डिफरेंस बताना हो, किसी को कोई डाउट होगा इसमें? नो सर। अब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, यही हमें पढ़ना है। ये जो वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ने के पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना जरूरी होगा?
हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग को ये स्केलर तो हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग को पढ़ना है वेक्टर, टॉपिक का नाम भी वेक्टर ही है। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो शुरू होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका सिंबल क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसका अलजेब्रा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिटा दें, किसी को अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट रख सकता है, ऑल्दो मैं नोट शेयर करूंगा क्लास के बाद में। और कोशिश कीजिएगा सब लोग कि नोट्स पैरेलली लिखते चलें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स आप नहीं लिखोगे, क्योंकि है ऑनलाइन क्लास है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। जब भी आपके चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कोशिश कीजिए अपना खुद का नोट्स लिखने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर्स के बारे में। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब वेक्टर को अगर हमें दिखाना है तो वेक्टर को ना एरो से दिखाते हैं ग्राफिकली, उसके सिंबल पे भी आएंगे। कैसे डिनोट करते हैं, एरो से। वेक्टर को किसे डिनोट करते हैं, एरो से। ये जो एरो की लेंथ है, अच्छा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता था, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर के पास डायरेक्शन। ये दोनों चीजों को ये एक्सप्लेन कर सके तो दिखाएंगे एक एरो से, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसमें लेंथ ऑफ जो एरो है, लेंथ ऑफ एरो, एरो की जो लेंथ है ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। और एरो, एरो जो है ना, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो का जो डायरेक्शन होगा ये बताएगा किसको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। समझ में आ रहा है सबको? Yes, तो sir. हम लोग किसी वेक्टर को ग्राफिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो की जो लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर ये दो वेक्टर हैं, नाम लिख दे रहा हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो देखिए इन दोनों वेक्टर की बात करें, मान लीजिए इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ का आधा है, मतलब इससे ये दुगना है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ रहा सबको? तो एरो को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को बताएगा। तो वेक्टर का दोनों टर्म इसमें आराम से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऑडियो म्यूट रखिए, जिस समय आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है उस समय आप अनम्यूट कीजिए, बाकी टाइम म्यूट रखिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, किसी वेक्टर का नाम ए है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये वेक्टर ए हो गया, और इसके ऊपर एरो मार्क लगाएंगे, वेक्टर के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो मार्क। ये पहला तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, और यही सबसे फेमस तरीका भी है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बोला गया एफ एक वेक्टर है, तो एफ वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर के ऊपर क्या करेंगे, एरो मार्क लगा दिया। जैसे आपको एक्सेलरेशन बोला जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर है,
तो एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लिखेंगे, ए के ऊपर एरो लगा देंगे। एरो। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी को आप v से लिखोगे और इसके ऊपर एरो लगा दोगे तो ये क्या बताएगा, वेक्टर वेलोसिटी vector- वेक्टर। समझ में आ रहा। तो किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो उसका जो सिंबल होता है उसके ऊपर क्या कीजिए, एरो लगा Arrow. दीजिए। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर। वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इसका तरीका है, जो अगर फॉरेन राइटर्स की बुक देखोगे आप, उसमें जितने वेक्टर्स हैं ना उनको डार्क कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डार्क। अगर आप जिनके पास भी फॉरेन राइटर्स की बुक होगी, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, आप देखोगे जैसे आप एरोडो की बुक उठाओ या कोई भी बुक जिसमें वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाएगा ना, तो ऐसे अगर भी वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको ऐसे नहीं लिखा रहेगा। ज्यादातर आप देखोगे फॉरेन राइटर्स की बुक में इस भी को ना ऐसे डार्क कर देगा, बुक में आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो, कॉपी पे अगर हमें लिखना है तो हमारे लिए कौन बेहतर है, ये है कि ये है एरो वाला सर। एरो। ये वाला। क्योंकि इसको लिखेंगे तो मालूम चलेगा, पहला पेज छोड़ो 2-4 पेज हम लोग वहां से निकाल चुके रहेंगे। अब एक को पकड़ के ए वेक्टर लिखना है तो इधर ऐसे मार्क कर रहे हैं, 3-4 बार इधर कर रहे हैं, मालूम चलेगा पहला पेज ही गायब हो गया। तो अच्छा, जितने इंडियन राइटर्स की बुक आपको मिलेगी या मेजर बुक्स जो मिलेगी, उसमें कौन सा सिंबल यूज होगा वेक्टर का, पहला वाला जो हमारे पास सिंबल है। ये सिंबल सबसे ज्यादा हमारे पास फैशन में है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ये दो चीजें हैं जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। एक और सिंबल होता है जो बहुत रेयर यूज होता है, ऐसे सिंपली एरो नहीं देके ना ऊपर हाइफन देना, ये बहुत लेस फेमस है। तो खैर इसको हटा ही दीजिए, इससे मतलब नहीं है। आपको ये दो चीजें मिल सकती हैं, ये तो खूब मिलेगा, ये आप फॉरेन राइटर्स की बुक में आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके से हो गया। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली, तो तरीका क्या था, एरो से रिप्रेजेंट करना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी सिंबल है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी सिंगल है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो सिंबल होता है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे छोटा सा, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। जैसे मान लीजिए ए एक वेक्टर है, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को कि कंप्लीट वेक्टर को। इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। ये क्या है, मैं अगर पढ़ने की बात कर रहा हूं तो सिंबल ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ेंगे ये वेक्टर ए है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए को क्या कीजिए, मॉड के अंदर में लिख दीजिए। ये जो टर्म दिख रहा है इसको बोलते हैं मॉड। क्या पढ़ते हैं, मॉड। दोनों तरफ ये सीधी लाइन खींच दीजिए इसके बराबर बराबर का, इसको बोलते हैं मॉड। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके दोनों तरफ ऐसे लाइन खड़ी कर दीजिए। और दूसरा तरीका है बिना किसी एरो के लिखिए उसको सिंपली। तो अगर ए के वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को अगर मुझे सिंबॉलिक लिखना है तो तरीका क्या है, ये या फिर ये, और ये दोनों इक्वली फेमस है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो अगर कहीं पे भी मान लीजिए अगर मुझे लिखा हुआ है फोर्स या F1 फोर्स, तो ये F1 फोर्स का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। और अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो ये है F1 फोर्स वेक्टर, मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कलेक्टिवली एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। कहीं पे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं भी, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी